हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई-शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, कॉमर्स का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, हमारे सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है और हमें उससे रिलेटेड उसका नंबर याद नहीं आता। तो क्यों ना आज इसे ऐसे याद करें कि क्वेश्चन आते ही आपके आंखों के सामने उसका नंबर भी आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिएगा। ट्रिक्स हैं हर जगह पर। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है आपका, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का कौन सा स्टैंडर्ड है, ठीक है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो आपको ये याद रखना है पॉलिसीज वर्ड से, ठीक है। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने एक ही वर्ड उठाया है जिससे आपको याद रखना है। देखो, हर किसी के पास लाइफ में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होती है, राइट। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो आपको पॉलिसीज से यही याद रखना है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यानी 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसका है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है, जो भी आपकी फिनिश गुड्स होती हैं या वर्क इन प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल जितना भी होता है वो सब आपका इन्वेंट्रीज का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप इसे किससे रिलेट करेंगे, रॉ मटेरियल से, कि रॉ मटेरियल को आप 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। देखो, अभी शुगर केन था, उसके बाद आपने उसे शुगर बना दिया, ठीक है, तो अब आप इस शुगर केन को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये रॉ मटेरियल था, राइट। तो रॉ मटेरियल को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और इन्वेंट्री को भी आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये किसका पार्ट हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का किसका है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको याद रखने के लिए आपको अपनी रियल लाइफ से जोड़ना पड़ेगा, जो कि है कैश का रियल फ्लो। देखो, यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ की गई है, जब भी आपको घर में पैसे की ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है, तो आप किसके पास जाते हो, अपनी मम्मी के पास जाते हो। आपकी मम्मी क्या कहती है, जब तक आपके पापा परमिशन नहीं देंगे बेटा मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, ठीक है। फिर जब आपके पापा पैसे दे देते हैं तब कहीं जाकर आपके पास पैसे आते हैं, राइट। तो आपको जो कैश चाहिए होता है उसका फ्लो 3 जगह से होकर गुजरता है, आप, आपकी मम्मी और आपके पापा, ठीक है। तो कैश का फ्लो कहाँ से होकर गुजरता है, 3 जगह से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है आपका कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो आप इसे बैलेंस शीट से याद रखेंगे। बैलेंस शीट आप कब प्रिपेयर करते हैं, 31 मार्च को। 31 मार्च यानी 3 + 1 = 4, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का पार्ट है ये, कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसे आप बैलेंस शीट से याद रखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है आपका नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रियर पीरियड, ठीक है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रियर पीरियड, और आप इसे प्रियर वर्ड से ही याद रखेंगे। प्रियर वर्ड में कितने लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स होते हैं। तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या है आपका, 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसका है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, राइट। तो यहाँ पर आपको एक फिल्मी लाइन याद रखनी है कि 6 माले की बिल्डिंग से गिरते ही सबकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है, चाहे वो मशीनरी हो चाहे वो ह्यूमन बींग हो। 6 माले की बिल्डिंग से जो भी गिरेगा उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 6 माले की बिल्डिंग डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हो गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किसका है, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्शन कौन करता है, लेबर। और लेबर कितने दिन काम करती है, 7 दिन। देखो, लेबर कभी आपकी छुट्टी नहीं करती, वो 7 दिन काम करती है। वो ऐसा नहीं है कि उनका सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ऐसे ही याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कौन करता है, लेबर, और लेबर 7 दिन काम करते हैं। तो आपका कंस्ट्रक्शन 7 दिन चलता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है आपका अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, बुरा मत मानना, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च में आप क्या करते हो, रिसर्च में आप जगह जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप एक रिजल्ट पर पहुंचते हो कि ये चीज़ ऐसे होगी, राइट। तो वहीं मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि आपका गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड आपको चीट नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप आठों पहर जासूसी करते हो या रिसर्च करते हो, ठीक है। आप आठों पहर जासूसी करते हो। जैसे कि अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या करते हो, आप फेसबुक चेक कर रहे होते हो, आप इंस्टा चेक कर रहे होते हो, ठीक है। अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स को आप चेक कर रहे होते हो कि कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा या कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रही। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आठों पहर दिन रात
जागते हो और रिसर्च करते हो, ठीक है। तो इसे ऐसे ही याद रखिएगा, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप आठों पहर जासूसी या रिसर्च करते हो, राइट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या है आपका? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कोई भी कंपनी हो उसकी क्या इच्छा होती है कि उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट। तो मैथ्स में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 डिजिट की मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होती है? 99। 3 डिजिट की 999। तो यानी 999 वाली ही मैक्सिमम अमाउंट होती है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि उसका रेवेन्यू 9 की फॉर्म में ही आए, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से रिलेट करेंगे। फिर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है आपका अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के लिए है तो फिक्स असेट्स से ही याद रखेंगे। देखो फिक्स असेट्स आपकी लाइफ में आपकी कौन होती है? वाइफ, ठीक है। आपकी वाइफ आपकी फिक्स असेट्स होती हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, ठीक है। और हर एक हस्बैंड को ये लगता है कि उसकी वाइफ को तैयार होने में 10 घंटे लगते हैं, उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो फिक्स असेट्स आपकी कौन होती है? आपकी वाइफ, जो हमेशा हर मोड़ पर आपका साथ देती है, ठीक है। और हर एक हस्बैंड को लगता है कि उनकी वाइफ को तैयार होने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसका हो गया? आपका फिक्स असेट्स का, ठीक। देखो ये सब सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, माइंड मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या है? अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज से हमारे दिमाग में क्या आता है? डॉलर, ठीक है, US डॉलर। अब डॉलर की स्पेलिंग में डबल L आते हैं, राइट, डबल L, उसे भी याद रख सकते हैं डबल 1 से, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से रिलेट करता है डबल 1। या फिर डॉलर का जो साइन होता है उसमें 1 लाइन होती है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने अपना डॉलर का साइन चेंज कर दिया और उन्होंने डबल लाइन कर दी है, डबल लाइन हो गई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में भी डबल लाइन है, डबल 1 है, इसी से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी जो गवर्नमेंट आपको छूट देती है। गवर्नमेंट छूट देती है तो किस फॉर्म में देती है? आपको सब्सिडी की फॉर्म में देती है, ठीक है। तो आपको ये इसी से याद रखना है कि अगर आप 1 रुपया पे करोगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में आपको 2 रुपये भी दे देगी, ठीक है। यानी अगर कोई 3 रुपये का प्रोडक्ट है उस पर आपको 1 रुपया पे करना है और 2 रुपये सब्सिडी के तौर पर कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी, राइट। तो आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे, यू पे 1 एंड गेट 2 एज अ सब्सिडी, 1 और 2 12, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है आपका अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। फिर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किसका है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आज एक नई इन्वेस्टमेंट स्कीम आप याद कर लीजिए, ठीक है। हेरा फेरी की इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये, और ये स्कीम क्या कहती है? 13 दिन में पैसे डबल, ठीक है। 13 दिन में पैसे डबल हो जाते हैं इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में। तो यही आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट स्कीम। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फिर किससे रिलेट करेंगे आप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से, क्योंकि 13 दिन में पैसे आपके डबल हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किसका है? अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। आपको ये अमलगमेशन से ही याद रखना है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी 3 या 4 कंपनीज मिलकर एक कंपनी फॉर्म करती हैं, वो 3-4 कंपनी मिलकर एक कंपनी बन जाती हैं, राइट। तो अब अगर अनिल कपूर की कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ अमलगमेट करेगी तो कैसे करेगी? देखो आपको तो पता ही है अनिल कपूर का स्टाइल कैसा है, 1 2 का 4 4 2 का 1, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम 4 कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के साथ। हम 4 कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाएंगे लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के साथ। इसलिए उन्होंने कहा 1 2 का 4, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, और 4 2 का 1, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने किया अमलगमेशन, राइट। तो इसी से आपको 14 याद रखना है, 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज़ लखन। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या है? अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे किससे याद रखेंगे? रिटायरमेंट से। अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स को आप याद रखेंगे रिटायरमेंट से। रिटायरमेंट कब मिलती है? ओल्ड एज में, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं? 15 बार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे घर में, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं घर में, तो कम से कम 15 बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 15 बार आपको याद दिलाते हैं कि तुम्हारी उम्र में तो हम पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लिया करते थे हैं, और तुमसे अपनी नहीं उठाई जा रही। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि वो 15 बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 15 बार आपको याद भी दिलाते हैं कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इसी से याद रखेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट से आप
15 टाइम याद रखेंगे, 15 टाइम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और 15 टाइम्स आपको ताने भी देंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है आपका अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किसका है? बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसे भी बोरोइंग से ही याद रखेंगे। ठीक है, सपोज आपको पैसे की नीड थी और आप अपने फ्रेंड के पास गए उससे पैसे बोरो करने, ठीक है, लेने। तो आपने अपने फ्रेंड से कहा यार कुछ पैसे उधार दे दे। ठीक है, तो आपके फ्रेंड ने कहा यार मेरे पास तो 16 आने भी नहीं है, तुझे कहाँ से दे दूँ? मेरे पास खुद 16 आने नहीं है तो तेरे को कहाँ से दूँ? ठीक है, हाँ मगर 16% इंटरेस्ट पर दिला सकता हूँ। मतलब अगर तू कहे तो मैं किसी थर्ड पर्सन से तेरे को 16% इंटरेस्ट पर पैसे दिला सकता हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको पैसे की नीड हुई थी, जब आपको पैसे बोरो करने थे, तो आपके दोस्त ने मना कर दिया था कि उसके पास 16 आने भी नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि मैं तेरे को 16% इंटरेस्ट पर बाहर से लोन दिला सकता हूँ। ठीक है, इसे ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 क्या है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि सेगमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उसे 17 टाइम्स चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो वो 17 टाइम्स चेक होती है। सेगमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे ऐसे ही याद रखेंगे, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 को रिलेट करती है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 किससे रिलेट कर रहा है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इसे आप पार्टी से ही याद रखेंगे। देखो मैं पहले से ही कह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की ट्रिक है, इसे बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो पार्टी क्या है? टाइप ऑफ पार्टी, दो टाइप की पार्टी होती है, एक होती है अंडर 18 के लिए और एक होती है अबव 18 के लिए। अंडर 18 की पार्टी में जाएंगे वहाँ आपको सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर होती है और अबव 18 में आपको हार्ड ड्रिंक ऑफर होती है। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि पार्टी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, अंडर 18 और अबव 18। ठीक है, तो इसलिए इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 18, राइट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेट करता है? लीज से। ठीक है, तो आप इसे इसी तरह याद रखेंगे कि एक पर्सन ने अपना जो लैंड था उसे लीज पर दिया। ठीक है, अ पर्सन लीज आउट देयर लैंड इन 1990। उन्होंने अपने लैंड को लीज पर दिया 1919 में। कितने सालों के लिए दिया? 19 ईयर्स के लिए दिया। और किसको दिया? एक 19 ईयर्स के लड़के को दिया। ठीक है, तो अ पर्सन लीज आउट देयर लैंड इन 1990। 1919 में लैंड को लीज पर दिया गया, 19 ईयर्स के लिए दिया और 19 ईयर के लड़के को दिया, राइट। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में आता है आपका लीज। ठीक, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 किसका है? अर्निंग पर शेयर का। ठीक है, तो इसके लिए भी एक स्टोरी है। देखो राम एक लड़का था जो दिल्ली आया था 20 रुपीज़ लेकर अपनी पॉकेट में। ठीक है, फिर उसने यहाँ पर थोड़ा हार्डवर्क किया और 2020 क्रिकेट से उसने काफ़ी सारे पैसे अर्न कर लिए। ठीक है, फिर उसने सोचा इन्हें और बढ़ा लेता हूँ। उसने ईयर 2020 में इन्हें कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। इन्हीं अमाउंट को उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। और आपको तो पता ही है 2020 दुनिया का सबसे मनहूस साल है ना। तो उसके जितने भी पैसे उसने इन्वेस्ट किए उसमें से उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यू रह गई उनकी? 20। यानी उसने जितने भी शेयर्स पर कमाया, कितना कमाया उसने? सिर्फ 20 कमाया। यानी जो वो दिल्ली से वापस गया तो वो कितने रुपए लेकर गया? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ लेकर गया। यानी जो उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो उसके बाद उसे रिटर्न में कितना मिला? सिर्फ उसने 20 रुपीज़ ही अर्न किए। ठीक है, देखो स्टोरी थोड़ी लंबी लग रही होगी बट ट्रस्ट मी एग्जाम में आपको अर्निंग पर शेयर आने पर ये स्टोरी याद आ जाएगी और आपको याद आ जाएगा कि हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 रिलेट करता है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखो दो कंपनीज मिलकर अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती हैं, राइट। कॉन्सोलिडेशन में यही होता है, टू कंपनीज कॉन्सोलिडेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू वन। दो कंपनी थी और उन्होंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। पेरेंट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी की मिलकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2121 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर दो कंपनीज मिलकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रही हैं, राइट। इसे ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 रिलेट करता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, तो आप इसे टैक्सेस से ही याद रखेंगे। हम सबको पता है कि दो तरह के टैक्स होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो दो टैक्स हैं तो 2 + 2। तो यहाँ पर हम 2 + 2 4 नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 2 + 2 करेंगे 22। दो टैक्स हैं तो डबल मान लीजिए, डबल 2, 2 2 22। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम।
नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 क्या कहता है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे दो वर्ड से याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट और कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो अभी हमने एक डिस्कस किया था एक इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें आपके 13 दिन में पैसे डबल हो रहे थे, राइट। तो क्या इन्वेस्टमेंट थी वो? 13 दिन में पैसे डबल। और अभी हमने कंसोलिडेशन भी देखा था, क्या था उसमें? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने दो कंपनीज की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, राइट। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का 13 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 2। ठीक है, तो इसका आप 3 लेंगे और इसका आप 2 लेंगे, दैट बिकम्स 23। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 है आपका किसका? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और कंसोलिडेटेड से इन्वेस्टमेंट का 13 और कंसोलिडेशन का 2, राइट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 किससे रिलेट कर रहा है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से। ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, इसमें आपको क्या याद रखना है कि एक डॉक्टर ने इतना लंबा ऑपरेशन किया जो 24 आवर्स चला। ठीक है, डॉक्टर ऑपरेट अ पेशेंट फॉर 24 आवर्स और उसकी इस लापरवाही की वजह से मैनेजमेंट ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया फ्रॉम द जॉब। ठीक है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कितनी देर किया? 24 आवर्स, जिसकी वजह से उसे मैनेजमेंट ने जॉब से डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 किसका है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 किसका है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो आप ऐसे याद कीजिए कि लास्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं वो 31 मार्च को बनती हैं, और ये जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जो कंपनी के अंदर के लिए बनती है, ठीक है, वो आपको 25 मार्च को सबमिट करनी होती है, राइट। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपकी 25 मार्च को आपको फाइनल डेट होती है, सबमिट करनी होती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, राइट। अच्छा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे रिलेट करता है? इंटेंजिबल एसेट्स से। ठीक है, इंटेंजिबल क्या मतलब क्या होता है? जिसे आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, विच यू कांट टच। ठीक है, अब इसके लिए BR अम्बेडकर ने बोला था कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, एक ऑफेंस है, राइट, कि ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये है आपका इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच यू कांट टच, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते। बट BR अम्बेडकर जी ने तो कहा है कि अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम, इज़ अ ऑफेंस। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को गलत कह दिया कि भाई अनटचेबिलिटी तो हमारे यहाँ क्राइम है। और ये उन्होंने कहा, कब कहा था? ये उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, और ये उन्होंने सारी दुनिया को कहा था 26 जनवरी को कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम है। ठीक है, तो इसी से आप याद रखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 किसका है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, तो आप इसे जॉइंट वेंचर वर्ड से ही याद रखेंगे। देखो, जॉइंट वेंचर में क्या होता है? जब दो कंपनी साथ आती हैं, राइट, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि दो लोग साथ आते हैं। ठीक, दो लोग साथ आते हैं, यानी दो लोग साथ आते हैं। ठीक, तो इसे हिंदी के नंबर से आप याद रखेंगे कि दो लोग साथ आते हैं तो 27 बनता है, राइट, तो जॉइंट वेंचर होता है। या फिर एक और ट्रिक है यहाँ पर कि बॉलीवुड का बिगेस्ट जॉइंट वेंचर कब होगा? बॉलीवुड के जब तीनों खान मिल जाएंगे, तीनों खान आएंगे, तो उनकी मूवी ट्रिपल हिट होगी, राइट, ट्रिपल हिट होगी, यानी 3 × 3। ठीक है, तो इट मीन्स वो 27% का प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इसे आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। जॉइंट वेंचर दो लोगों के साथ आने पर आता है, तो यानी दो लोग जब साथ आते हैं, इससे भी, या फिर जब बॉलीवुड के तीनों खान की मूवी हिट होगी तो वो ट्रिपल हिट होगी, यानी 3 × 3 मीन्स 27। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 किसका है? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का। ठीक है, इम्पेयरमेंट मतलब लॉस होना असेट्स में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि दो असेट्स का लॉस क्या करेगा? कंपनी के प्रॉफिट को 4 टाइम्स रिड्यूस कर देगा। दो असेट्स का लॉस कंपनी के प्रॉफिट को 4 टाइम रिड्यूस कर देगा, यानी दो लॉस तो प्रॉफिट कितना कम हुआ? 2 × 4 8 टाइम रिड्यूस हो गया, तो 2 और 8 28। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 + 8 कितना होता है? 2 + 8 होता है आपका 10, राइट, 2 + 8 10 होता है। और इम्पेयरमेंट की स्पेलिंग में भी 10 लेटर्स हैं। इम्पेयरमेंट की स्पेलिंग में आपके पास 10 लेटर्स हैं, और 2 + 8 कितना होता है? 10। ठीक है,
दोनों में से जौन सा मेथड आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 क्या है? प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट असेट्स। तो आप इसे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज से याद रखेंगे। देखो कॉन्टिजेंट क्या होता है? जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अचानक से आने वाली लाइबिलिटी, राइट। तो इंडिया की बिगेस्ट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या थी जो 2019 में उसके लिए कोरोना वायरस आया, राइट। बिगेस्ट लाइबिलिटी थी, पूरे देश को इन्होंने हिट किया। तो कोरोना हिट ऑल द 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा इंडिया का जिसे कोरोना ने हिट ना किया हो, जहां कोरोना ने एंट्री ना ली हो। तो 29 से आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि कोरोना इंडिया के लिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी और उसने 29 के 29 स्टेट्स में लोगों को हार्म किया, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 किसका है? प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट असेट्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।